हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह अब अच्छा यहाँ से बी ए आ जाए और वहां से भी बी ए आ जाए, तो इसलिए हमने ये लिखा। अगर आप देखें तो इससे ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए। अच्छा ये भी हो सकता है कि इनके बीच में यहाँ पर डबल ए या डबल बी आ जाए, पॉसिबल है। उसके लिए हमने ये लिख दिया कि डबल ए डबल बी का एनी कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग भी आ सकता है, लेकिन उससे ओवरऑल नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितने रहेंगे? इवन ही रहेंगे। समझा की बात? और फिर इनका भी स्टार कर लिया ओवरऑल। इनका भी स्टार करने से क्या है कि इनकी रिपीटेशन मतलब ए बी इसकी भी रिपीटेशन हो सकती है, जितनी मर्जी दफा जाए चाहे इसको रिपीट कर लें, इसका भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। समझा रही है? क्योंकि होल स्टार है, इसके ऊपर भी स्टार है, होल स्टार है। ठीक है बिलाल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन जी सर। इसको जब भी कॉम्प्लेक्स हो तो उसको इस तरीके से सॉल्व करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या चीज़ जनरेट कर रहे हैं। जो हमारी मतलूबा चीज़ है वो उससे जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही। और सबसे आसान हाल है कि स्टार को नल कर दें और फिर देखें क्या बन रहा है। क्योंकि स्टार को नल करने से बड़ा आसान हो जाता है कि वो बेसिक जो है वो सामने आ जाती है कि बेसिक ये होगी, फिर स्टार से क्या हो सकता है, स्टार से इजाफा ही होगा उसमें, और वो क्या इजाफा होगा वो भी हम देख सकते अच्छा मैंने एक चीज़ पूछनी है, हैं। यहाँ पे ये होल के ऊपर स्टार आपने लिखा हुआ ना, ए प्लस बी होल स्टार। हम्म। जब हम ये वाला पोर्शन उठाएंगे तो क्या एज अ होल आएगा ए प्लस बी के, सिर्फ इनमें से ए अलग ले सकते हैं, बी अलग इवन ले के सकते हैं? इवन के इस डबल ए का ये जो ये होल स्टार है, ये इस डबल ए पे भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डबल ए डबल ए ऐसे भी आ सकता है। इसका भी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डबल ए, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डबल बी, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रॉम दिस, जो स्ट्रिंग इससे बनेगा फ्रॉम दिस, उसका भी। इस ठीक प्लस है। प्लस का मतलब ये है, उन सब के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना? जैसे हमने कहा था ना, ठीक। ए प्लस बी होल स्टार क्या है? एनी एनी कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफ ए। ए एंड बी। तो अगर वही डेफिनेशन यहां पे लगा लें कि दिस का होल स्टार क्या है? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है। ऑल पॉसिबल, एनी क्या? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है बात? चलो, so it is important to be clear about the difference of the following regular expression. R1 is equal to a star plus b star. This is different from R2 जो कि a plus b होल स्टार है। यहां से क्या जनरेट होगा? यहां से जनरेट जो भी होगा वो या तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एज आएंगे और ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बीज आएंगे। ये कॉन्कैटिनेट नहीं हो रहे ना, आपस में जुड़े हुए नहीं है। जी सर। तो उसमें या तो सारे ए होंगे या सारे बी होंगे। यहां से ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आ सकते हैं, इसमें मिक्सचर होगा। इसमें ए और बी मिक्स हो सकते हैं। इसमें आपके पास ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकता है। समझा रही बात? तो here R1 does not generate any string of concatenation of A and B, while R2 generates such string। ये फर्क है। A प्लस बी होल स्टार का हरगिज मतलब ये नहीं है कि क्या A स्टार B स्टार, ये इसका मतलब नहीं है। ठीक है? कॉम्बिनेशन तो मतलब या तो डबल ए अकेला या डबल बी अकेला, या फिर इनके साथ कॉम्बिनेशन में भी आ सकता है, इनके साथ कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना? ठीक होगा। इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। Two regular expression are said to be equivalent if they generate the same language। यानी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो ये लैंग्वेज जनरेट हो रही है R1 और R2 से, तो these two regular expression are equivalent because they are generating the same language। समझ आ गई बात? सो अगर हम कहें कंसिडर द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार, यानी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, और उसके बाद या डबल ए आ रहा है या डबल बी आ रहा है, यानी इससे क्या हो रहा है? एंडिंग इन डबल ए और डबल बी। यही है ना इसका मतलब, R1 का मतलब। और वन। एंडिंग इन डबल ए और डबल बी,
डबल ए और डबल ई से पहले ए प्लस बी होल स्टार है, यानी एनी कम्बिनेशन ऑफ ए और बी आ सकता है, लेकिन एंड डबल ए पे होगा या डबल बी पे होगा, ठीक है ना। R2 में क्या है, ए प्लस बी होल स्टार डबल ए और ए प्लस बी होल स्टार डबल बी, ये भी वही है ना। यस सर। तो हम कहेंगे R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंट है, तो ये बोथ रिप्रेजेंट्स द सेम लैंग्वेज, और वो क्या है, एंडिंग इन डबल ए और डबल बी। Similarly, if R1 is equal to A plus B, double A plus double B, and R2 is equal to A plus B, then R1 plus R2 is equals to डबल ए प्लस डबल बी, और प्लस दरमियान में आएगा और ए प्लस बी आ जाएगा ऐसे। और R1 R2 को अगर कंकैटिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ए प्लस डबल बी और ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद साथ ही इसके जुड़ गया। अच्छा, जब जुड़ गया तो फिर अब इनको आपस में आप जिस तरह वो मल्टीप्लाई नहीं करते वैसे कर सकते हैं। तो ये डबल ए जब इसका होगा तो ये ट्रिपल ए बन जाएगा, एक स्ट्रिंग ये बनेगा, फिर डबल ए चलेगा तो ये डबल ए बी, फिर डबल बी ए, फिर ट्रिपल बी। तो ये इसके जिस तरह होती है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, इस तरह वो हम कर सकते हैं। अलबत्ता ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन है, लेकिन उसका रिजल्ट सेम निकलता है, ठीक है। इसलिए इसको हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करके लिख लिया और ये इस फॉर्म में आ गया। तो ये भी इसका क्या है, R1 R2 का मतलब, R1 R2 जो कॉन्कैटिनेट हुआ है उसके ये बनेगा। R1 होल स्टार का मतलब क्या है, डबल ए प्लस डबल का होल स्टार, ये एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डबल ए एंड डबल बी, ये बनेगा। तो रेगुलर लैंग्वेज, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेगुलर लैंग्वेज। समझा की बात जी। तो वो लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन से जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। तो इसका जवाब है हाँ, यस। और वो लैंग्वेजेस क्या कहलाएंगी, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस। फिर उनको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर उनको उनका हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते तो उनके लिए फिर अलग तरीकेकार हैं उनको रिप्रेजेंट करने के, वो हम इस कोर्स के बाद के हिस्से में देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। लेकिन सवाल यही था कि क्या और लैंग्वेजेस भी हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल हैं। तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं वो लैंग्वेजेस रेगुलर हैं, और जो नहीं की जा सकती वो नॉन रेगुलर हैं या इरेगुलर, नॉन रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है जी बात। ठीक है सर। It is to be noted that if R1 and R2 are regular expression, then correspondence of the languages are L1 and L2, then the languages generated by R1 plus R2, जारी बात है R1 plus R2 करेंगे तो वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, और जो लैंग्वेज को वो रिप्रेजेंट करेगा तो वो भी एक क्या होगा, वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। तो अगर आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, दो है या तीन है, और उनसे मिला के आप कोई और लैंग्वेज बनाते हैं तो वो भी रेगुलर होगी, क्योंकि उसका भी रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख लिए। तो आसान बात है कि जिसका लिखा जा सकता है, चाहे किसी भी तरीके से लिखा जा सकता हो, ठीक है ना। दो तीन रेगुलर एक्सप्रेशन को जोड़ के आपस में मिला के, या उनका यूनियन लेके, या कॉन्केटेनेशन करके, या उसका स्टार लेके, किसी भी तरीके से आप करें तो जो नई लैंग्वेज बनेगी वो भी रेगुलर होगी, क्योंकि वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद है। इसलिए वो कह रहा है कि R1 प्लस R2 से जो बनेगी लैंग्वेज वो भी रेगुलर लैंग्वेज है, R1 R2 से जो बनेगी वो भी है, R1 स्टार या R2 स्टार से बनेगी वो भी रेगुलर है, क्योंकि वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद है। इसलिए it is to be noted that if language L1 and L2 are expressed by R1 and R2 respectively, then the language expressed by R1 plus R2 is the language L1 प्लस LU और L1 यूनियन L2। समझा की बात, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर एक लैंग्वेज L1 है और वो R1 से रिप्रेजेंट की जाती है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है, और लैंग्वेज L2 का जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो R2 है, तो अगर आप R1 प्लस R2 करते हैं तो जो नई लैंग्वेज बनेगी वो लैंग्वेज क्या होगी, वो लैंग्वेज भी बेसिकली उन दोनों लैंग्वेजेस का जो L1 और L2 है यूनियन होगी। अगर कॉन्केटेनेट किया है तो वो लैंग्वेज का आपस में उनका क्या होगी, उन दोनों लैंग्वेजेस का कॉन्केटेनेशन होगा। तो जो बात हम रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कर रहे हैं वही सेम ट्रू है फॉर द लैंग्वेजेस, क्योंकि हर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R1 स्टार अगर होगा तो लैंग्वेज क्या होगी, L1 स्टार होगी, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग।
If R1 is equal to double A plus double B, R2 is equal to AB, then the language of string generated by R1 plus R2 is a regular language, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो वही बात है जो हम कर चुके हैं, इसको रिपीट कर लिया उसने। सेकंड में चलो चलें पढ़ लेते हैं। R1 ये और R2 ये है, और अगर इनको आप कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो जो अभी जो बनेगा रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको आप R3 कह सकते हैं, वो ये है। अगर R1 ये है तो आप कहते हैं R स्टार, तो R स्टार ये है, यानी कि R स्टार का मतलब क्या है, A प्लस बी, A प्लस डबल बी का होल स्टार। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है उस नई लैंग्वेज का जो बन गई, उसका उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, तो ये भी जो लैंग्वेज जिसको ये रिप्रेजेंट करेगा वो भी रेगुलर है। तो यहाँ समझने की बात सिर्फ ये थी कि कोई अगर आपके पास एक या एक से ज़ायद रेगुलर एक्सप्रेशन मौजूद हैं और उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई करते हैं, कोई उसको कॉन्केटिनेट करते हैं, उसका क्लोजर लेते हैं, या उसमें आप कोई यूनियन लेते हैं, तो उससे जो नई लैंग्वेज बनेगी, उससे जो नया रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा, वो जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेगुलर है, और उसके लिए आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो अलग से लिख सकते हैं। तो जो जो लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया कैसे लिख सकते हैं। तो ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि हमने जब ये कहा था कि तमाम लैंग्वेजेस जो हैं जो रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज कहलाती हैं, बट देयर आर लैंग्वेजेस जो कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो लैंग्वेजेस कहलाती हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, और उनका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होता। तो एक चीज़ जो समझने की है कि वो ये है कि अगर तो लैंग्वेज फाइनाइट है तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, और इसका डेफिनेटली आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं अगर लैंग्वेज फाइनाइट है। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो रेगुलर भी है। ओके, कंसिडर लैंग्वेज एल डिफाइंड ओवर ए कॉमा बी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 स्टार्टिंग विद ए। लेंथ 2 है और स्टार्टिंग विद ए है, तो लैंग्वेज एल क्या है, डबल ए और ए बी। स्टार्टिंग विद ए है ना, और लेंथ भी 2 है, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, डबल ए प्लस ए बी। तो यही इसका रेगुलेशन है, या तो डबल ए आ रहा है या फिर ए बी आ रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो इसको होल स्टार करने की जरूरत ही नहीं। तो यही आपकी लैंग्वेज है, तो फाइनाइट लैंग्वेज है, तो इसलिए रेगुलर भी है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपने लिख लिया। इट मे बी नोटेड दैट इफ अ लैंग्वेज कंटेन्स सर एक क्वेश्चन है जी जी कि ये जो आपने बैक स्लाइड करें ज़रा एक दफ़ा, आपने बोला है ए और ए बी, अगर हम इसके ऊपर स्टार डाल दें ये तो फिर नहीं, इनफाइनाइट लैंग्वेज हो जाएगी। हाँ फाइनाइट हो, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसका स्टार नहीं लेना हमने, तो यही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, यही आर है, बस यही आर है। आर इज इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी, तो इसका कोई स्टार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टार लिया तो नहीं, वो मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि जिस इनफाइनाइट हो पे जाए। स्टार हाँ होगा हाँ, तो अच्छा वो तो फिर रेगुलर अच्छा, हाँ हाँ रेगुलर हाँ, ओके ओके ओके। एक और अहम बात जो आप कंफ्यूज कर दिए, ये लिखा हुआ है कि ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर एंड सम ऑफ द इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर आल्सो रेगुलर। यानी कि ये बात नहीं कही गई कहीं भी कि अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट होगी तो रेगुलर नहीं हो सकती, ये नहीं कहा गया। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर लैंग्वेज फाइनाइट है, ऑल फाइनाइट हैं, तो वो ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस जो है वो रेगुलर है। अगर लैंग्वेज आपकी फाइनाइट है तो रेगुलर है। अच्छा, अगर आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो वो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मतलब है इस बात का। आप शायद इस स्टेटमेंट से गलत समझ गए हैं, ऐसे ही है ना? जी जी सर। हाँ, तो नॉन फाइनाइट लैंग्वेजेस जो हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेजेस जो हैं बेसिकली, वो दे कैन बी रेगुलर और कैन मे देयर मे बी और मे नॉट बी रेगुलर, ये इसके लिए होना चाहिए। It may be noted that if a language contains even 1,000 words, its regular expression may be expressed by placing the plus sign between all the words। ये भी हो सकता है। तो आप कहिए एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ये वाले वर्ड्स हैं, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ये सारे, और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें, तो कोई लंबा छोटा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। आप कहें ओके इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, आर ई इसका ये है, आर ई इज इक्वल टू ये है, तमाम वर्ड्स लिखें, दरम्यान में प्लस डाल दें, ये सारे हैं।
विच इज इक्विवेलेंट टू दिस, ए बी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको लिखने का, सिंप्लीफाइड वर्जन। तो इसको आप R2 कह लें कि सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट, और ये इसको आप R1 कह लें, ये R1 है। तो आसान हल क्या होता है कि अगर आपके पास लैंग्वेज फाइनाइट है और उसमें चंद वर्ड्स हैं तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन कोई लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, बस वही वर्ड ले लें, प्लस डालेंगे, यही है जी। अच्छा, लेकिन आम तौर पे जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कोई 4 5 6 8 वर्ड नहीं होते, हो सकता है 1000 हो। अब 1000 वर्ड लिख के उनके आगे वो प्लस डालना वो तो मुश्किल है ना, फिर वहां पे आप बेहतर ये होगा कि आप क्या कर लें, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें और उसके लिए कोई प्रॉपर रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लें। लेकिन 1000 की फाइनाइट ही है, लेकिन ज्यादा है, नंबर बड़ा है। ठीक है जी, बात ठीक है सर। समझ आ गई है? जी सर, आ गया। और पढ़ना है? बहुत सर। नहीं पढ़ना? काफी है। काफी है? यस सर। अच्छा, एक मिनट मैं जरा देख लूँ काफी है कि नहीं। बिल्कुल ठीक है जी, नेक्स्ट पे नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके। लेक्चर अपलोड कर दिए मैंने। ओके सर।